बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद ताहिर इकबाल है। आज एक बड़ी अहम वीडियो को लेकर आप लोगों के सामने हाजिर खिदमत हूँ। आज की इस वीडियो का ताल्लुक यूएई और इसराइल के बढ़ते हुए ताल्लुकात पर है और आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि इस बढ़ते हुए ताल्लुकात के ऊपर अरब कंट्रीज और गल्फ रीजन के जो कंट्रीज हैं उनका रिएक्शन क्या है, यानी वो मस्बत है या मनफी है। बल्कि यूं नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मस्बत या मनफी तो एक रिलेटिव टर्म है। एक चीज आपके लिए मस्बत हो सकती है, मेरे लिए मनफी हो सकती है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अरब कंट्रीज बिलखसूस और बिलअमूम जो मुस्लिम कंट्रीज है उनका रिएक्शन वेलकमिंग है या अनवेलकमिंग है। अगर आप लोग खामोश हैं, अगर ये ममालिक खामोश हैं, चुप साधे हुए बैठे हैं, तो इसका मतलब है कि सिंबॉलिकली ये एक वेलकमिंग जेस्चर है। इस चीज को लेकर आज हम डिस्कस करेंगे कि इसके डोमेस्टिकली, रीजनली और इंटरनेशनली क्या असरात पड़ते हैं, कौन से ऐसे रिपल्स क्रिएट होते हैं इस पॉलिटिकल मूव के, इस डिप्लोमेटिक मूव से, जिससे पूरे रीजन के ऊपर एक डिबेट स्टार्ट हो चुकी है। और ये सारी बातें डिस्कस करने से पहले एक दो चीजें मैं आप लोगों को बता दूं कि आज की इस डिबेट को जानने के लिए हमें तारीख में जाना पड़ेगा। एक तो हम तारीखी पस मंजर को आप लोगों के सामने रखेंगे, एक इसराइल का जो नक्शा है, मैप है, इसके गिरदोनवा में कौन से कंट्रीज हैं वो आपसे डिस्कस करेंगे। और ये जो हालिया अकॉर्ड हुआ, अग्रीमेंट हुआ, इस अग्रीमेंट को अब्राहम अकॉर्ड के नाम से याद किया जाता है, जो 13 अगस्त 2020 को हुआ। इसको लेकर जियोपॉलिटिकली कौन सी शिफ्ट्स होती हैं, कौन सी चेंजेस आ चुकी हैं और कौन सी चेंजेस आने जा रही हैं, ये हम डिटेल से बयान करेंगे। दोस्तों, मसला जो है वो फलस्तीन की जमीन का है। इस सरजमीन फलस्तीन के ऊपर आबादकार लोगों का है। मुसलमान ये समझते थे, अरब लोग ये समझते थे कि यहां पर अरब लोगों का हक है जो सदियों से यहां पर रह रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम एक और बड़ा अहम फैक्टर जानते हैं कि ज्यूज और क्रिश्चियंस भी ये समझते हैं कि उनका भी इस सरजमीन पर हक है, वो भी इस सरजमीन को मुकद्दस जानते हैं। फलस्तीन की इस सरजमीन के ऊपर यरूशलेम है, टेंपल माउंट है, वेस्टर्न वॉल है और डोम ऑफ द रॉक है। ये सारे मुकद्दस मकामात हैं और मुसलमानों का एक मुकद्दस मकाम मस्जिद अक्सा भी है। ये सारे मुकद्दस मकामात हैं जिनकी वजह से 3 डिफरेंट कम्युनिटीज इसको फलस्तीन को मुकद्दस समझती हैं। 19वीं सदी के आखिर में और 20वीं सदी के आगाज में एक रिलीजियस और पॉलिटिकल मूवमेंट जियोस के अंदर इमर्ज करती है। उसका नाम ज़ायनिज़्म था। अब ज़ायनिज़्म के मुहर्रकात क्या थे? ज़ायनिज़्म ने ये सोचा, यहूदियों ने ये सोचा, शिद्दत पसंद यहूदियों ने ये सोचा कि हमारी भी एक सरजमीन होनी चाहिए और उस सरजमीन के लिए जो बेहतरीन इलाका तस्वर किया जा सकता है वो सरजमीन फ़लस्तीन है। लिहाजा जो ज्यूज स्कैटर्ड थे पूरी दुनिया के अंदर, बिलखसूस अमेरिका के अंदर और यूरोप के अंदर और एशिया के अंदर, उन्होंने सोचा कि फ़लस्तीन पर कब्जा किया जाए, फ़लस्तीन पर हम रीलोकेट हो जाए, क्योंकि ये हमारी ज़मीन है, क्योंकि ये ज़मीन हमारे आबाओ अजदाद की तरफ से उनके डिसेंडेंट्स को, यानी उनकी औलादों को ये ज़मीन प्रॉमिस की गई है। इसी वजह से इसे वो प्रॉमिस्ड लैंड कहते हैं। अगर आप गूगल करें प्रॉमिस्ड लैंड तो इसके ऊपर पूरा आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं कि प्रॉमिस्ड लैंड कौन सी है। तो ज्यूज ये समझते हैं कि इस जमीन के ऊपर हमारा हक है, हमारे बड़ों का और उनकी औलादों का हक है। चुनाचे ज़ायनिज़्म की फिलॉसफी के तहत उन्होंने रीलोकेट होना शुरू कर दिया। 1882 से लेकर 1903 तक कोई लगभग 35,000 ज्यूज जो थे वो फलस्तीन की जमीन पर आते हैं और 1904 से लेकर 1914 तक मजीद 40,000 जो ज्यूज थे वो इस सरजमीन पर आते हैं। अब जब वो 1914 जा पहुंचता है, 1 लाख से ज्यादा यहूदी यहां पर आ चुके हैं। ये वो जमाना है जबकि दुनिया में जंगे अजीम अव्वल छिड़ चुकी है। ये जंगे अजीम अव्वल तक ही लेके आना था, जिसके बाद पूरा मिडल ईस्ट क्राइसिस पैदा होता है। आप कभी भी मिडल ईस्ट क्राइसिस को नहीं समझ सकते जब तक आप वर्ल्ड वॉर 1 को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। अब ज्यूज जो है वो अमेरिका के अंदर,
और यूरोप की मुख्तलिफ लॉबीज के अंदर बड़ा असर व रसूख रखते थे। अब वो फ़लस्तीन पर भी आना शुरू हो चुके हैं। उन्होंने बरतानवी साम्राज्य को ये यकीन दिलाना शुरू कर दिया कि अगर आप हमारे लिए जंग अजीम अव्वल के बाद सरजमीन फ़लस्तीन पर हमारा एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाते हैं, वादा करते हैं, तो हम वादा करते हैं हम आपके साथ हैं। तो वो एलाइज के तौर पर इनके साथ मिल जाते हैं। ब्रिटिश जो लोग हैं उनके अंदर भी काफ़ी असर व रसूख है ज़ायनिज़्म का, ज्यूस का। तो वो मिल मिलाकर एक साजिश कर बाकी लोगों को, बाकी स्टेक होल्डर्स को पसे पुश डालते हुए, उन्हें पर्दे के अंदर रखते हुए एक डिक्लेरेशन करते हैं जिसे बेल्फोर डिक्लेरेशन का नाम दिया जाता है। इसके तहत ज्यू से ये वादा किया जाता है कि ये जिस सरजमीन पर आप लोग आ चुके हैं इसी पर आपका एक अलहदा मुल्क बना दिया जाएगा। चुनाचे 1922 के अंदर लीग ऑफ नेशंस भी इसको रेटिफाई करती है। चुनाचे लीग ऑफ नेशंस जो कि यूनाइटेड नेशन का एक पेरेंट इदारा है, 1922 में बेल्फोर डिक्लेरेशन को रेटिफाई करता है और इजाजत देता है, मंजूरी देता है कि सरजमीन फ़लस्तीन पर यहूदियों के लिए अलग से सेटलमेंट्स कायम की जाएंगी, एक इंडिपेंडेंट कंट्री कायम किया जाएगा। अब दोबारा चलते हैं फर्स्ट वार अव्वल की तरफ, यानी कि वर्ल्ड वॉर वन की तरफ, कि उसके अंदर अब वादे हो रहे थे, लोगों को साथ में लाया जा रहा था। सल्तनत उस्मानिया असल दुश्मन था, उसके खिलाफ जंग जारी थी। सल्तनत उस्मानिया जो है उन्होंने जिहाद डिक्लेरेशन कर दिया था कि जी जिहाद करें बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ। इसी दौरान बरतानिया ने एक बड़ी अजीबो गरीब चाल चली और उस चाल को हम नाम देते हैं मैकमोहन हुसैन क्रॉसपॉन्डेंस। मैकमोहन कौन थे? ये एक बरतानवी फौजी थे, लेफ्टिनेंट कर्नल मैकमोहन इनका नाम है। और हुसैन कौन है? ये शरीफ ऑफ मक्का है, हुसैन बिन अली। इनके साथ कोई 10 खतूत एक्सचेंज होते हैं। मैकमोहन के हुसैन बिन अली के साथ 10 खतूत एक्सचेंज होते हैं। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट तारीखी बात है, वो ये वादा लेते हैं शरीफ ऑफ मक्का से कि आप ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ जाएं और हम कोशिश करते हैं कि ऑटोमन एम्पायर के टुकड़े हो जाएं, और अगर हम कामयाब हो गए जंग अजीम अव्वल के इख्तिताम पर तो अरब कंट्रीज को हम आज़ाद कर देंगे। एक बड़ी अजीब बात थी और अरब कंट्रीज इनके साथ मिल जाते हैं। लेकिन खुफिया तौर पर एक और मुआहदा भी जारी था, उसे हम कहते हैं साइक्स पिको एग्रीमेंट। अब ये क्या है? इसके तहत जो बरतानिया के जो थिंक टैंक्स है, इंटेलिजेंस इदारों के जो लोग हैं, फौजी जो है वहां पर, वो फ्रांस के साथ मिलकर, वो इटली के साथ मिलकर एक अलग से मंसूबा बनाया जा रहा है। और वो ये कहते हैं कि जब ऑटोमन एम्पायर के टुकड़े हो जाएंगे तो फिर ऑटोमन एम्पायर के इन टुकड़ों के ऊपर, इन अरब कंट्रीज के फलां फलां जगहों के ऊपर फलां फलां ममालिक जो है वो कब्जा कर लेंगे। अब ये बात मुसलमानों से और अरब कंट्री से छुपाई जाती है। और जब बेल्फोर जो एग्रीमेंट है, जो डिक्लेरेशन है 1922 में, उस पर साइन हो जाते हैं, तो दोबारा जो साइक्स और पीको एग्रीमेंट है उस पर अमल होता है। बरतानिया जो है फ़लस्तीन पर कब्जा कर लेता है, उस पर अपना असर और रसूख जमा लेता है, और बाकी अरब कंट्रीज जो है उन्हें आज़ादी मिल जाती है। और यहाँ पर 1917 में, यानी 1917 में ऑटोमन एम्पायर के टुकड़े हो जाते हैं। 400 साल सल्तनत उस्मानिया जो है वो उस पूरे हिस्से पे, इस पूरे अरब कंट्रीज के ऊपर, मिडिल ईस्ट के ऊपर अपना असर रसूख रखती है, 1517 से लेकर 1917 तक। और इस वक्त उसके टुकड़े हो चुके हैं, अरब कंट्रीज आज़ाद हो चुके हैं। अब बेल्फोर डिक्लेरेशन को लेकर अरब कंट्रीज के अंदर काफ़ी गुस्सा होता है, और एक गुस्सा ये है कि आप लोग तो फ़लस्तीन की सरजमीन जो है हमारा हक है, हम ही इस पर रहते रहे, और आप यहाँ पर ज्यूज की आबादकारियाँ कर रहे हैं। लिहाजा 1936 से लेकर 1939 तक एक रिवोल्ट होता है बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ, और बड़ा ज़बरदस्त रिवोल्ट होता है जिसमें बेशुमार मुसलमानों को शहीद कर दिया जाता है। उसके बाद 1948 को पैलेस्टाइन के ऊपर, फ़लस्तीन के ऊपर ये असर रसूख बरतानिया का ख़त्म हो जाता है, और 1948 में, मई 1948 में इसराइल को आज़ादी दे दी जाती है, और यहाँ से एक टसल का आगाज़ होता है। 1948 में जंग होती है, अरब कंट्रीज़ की
इसराइल के साथ, और इस जंग में भी बेशुमार मुसलमान शहीद होते हैं। और यहाँ से एक इस्तारा बन जाता है मुकाबला करने का, लड़ने का, और इस बरतानवी साम्राज्य की मदद से कायम इस मुल्क का, और इस मुल्क के गिरदोनवा में जो तमाम ममालिक थे वो इस मुल्क के ख़िलाफ़ थे, वो अरब कंट्रीज़ थे। और टाइम बढ़ता रहता है, तलखी जारी रहती है, और 1967 में 6 दिन की वॉर होती है, उसे अरब इसराइल वॉर कहते हैं। इस वॉर के अंदर इसराइल अपने सही अज़ाइम, ख़तरनाक अज़ाइम मुसलमानों के ऊपर, बिलखसूस अरब कंट्रीज़ के ऊपर आश्कार करता है, और वो गज़ा स्ट्रिप के ऊपर, गज़ा की पट्टी के ऊपर हमला करता है और कब्ज़ा कर लेता है, जहाँ पर मुसलमानों की आबादकारियाँ हैं। और उसके बाद अपने ईस्टर्न साइड के ऊपर जो वेस्ट बैंक है उसके ऊपर भी कब्ज़ा करता है। उसके बाद वो ऊपर की जानिब, यानी कि अपने सदर्न साइड पर गोलान हाइट्स जो हैं, जो कि सीरिया का हिस्सा है, इस पर भी कब्ज़ा करता है। और इसके साथ साथ सिनाई पेनिनसुला जो कि इजिप्ट का हिस्सा है, मिस्र का हिस्सा है, उसे भी अपने कब्जे में ले लेता है। इससे पहले 1956 की वॉर भी एक हुई थी, उसमें भी उसने जो स्वीज कैनाल थी उसको कब्जे में लिया, और सिनाई पेनिनसुला जो है उस पर बड़ी गड़बड़ करने की कोशिश की। 67 की वॉर में बेशुमार मुसलमान शहीद किए जाते हैं। उसके बाद 1973 यौम किपुर वॉर, इस वॉर के ऊपर भी ये कुछ इलाके जो है अनेक्स करता है और अपनी आबादकारियां बढ़ाता चला जा रहा है। 1982 में लबनान के ऊपर अटैक कर देता है, जो कि इसके सदर्न साइड के ऊपर छोटा सा मुल्क है, और बेशुमार मुसलमानों को शहीद किया जाता है। और अब फ़लस्तीन के लोग ये समझते हैं कि हमें खड़ा होना पड़ेगा, और वो अपनी अपराइजिंग स्टार्ट करते हैं। और पहली अपराइजिंग 1987 में, जिसे फर्स्ट इंतिफादा कहते हैं, वो स्टार्ट होता है, और वो पूरा मुकाबला करते हैं इस साम्राज्य जो कि ज्यूश साम्राज्य है, इसके खिलाफ। और इसके बाद 1987 के बाद फिर एक और सेकेंड इंतफादा भी होता है, फिर इनकी हमास के साथ लड़ाइयाँ भी होती हैं, इनकी लुबनान में हिजबुल्लाह के साथ लड़ाइयाँ भी होती हैं, लेकिन ये मुसलमानों की बस्तियों तक अपनी वुसअत करते चले जाते हैं। और नतीजा यहाँ तक पहुँचता है कि दुनिया के कानून नाफिज करने वाले सारे इदारे चुप सादे बैठे हुए हैं। यूनाइटेड नेशन चुप है, मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है, मुसलमानों की आबादियों के ऊपर हमले हो रहे हैं, मुसलमानों को मस्जिदों में नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है, उनकी खवातीन को कत्ल किया जा रहा है, बच्चों को मारा जाता है। लेकिन तमाम दुनिया के कानून नाफिज करने वाले इदारे और अदल व इंसाफ के मुतमन्नी इदारे, वो इदारे जो चाहते हैं कि दुनिया के अंदर अदल इंसाफ हो, वो चुप साध के बैठते हैं, और कत्ल आम का ये सिलसिला जारी रहता है। और अब हम मौजूदा जब हाल में जाते हैं, मौजूदा एक करंट सिनारियो में जाते हैं, तो आप जानते हैं कि 2017 में डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो भी इसराइल का विजिट करते हैं। वो उनके जो वज़ीर आज़म हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्हें कायल करते हैं कि आप 2 नेशन सोल्यूशन के ऊपर रजामंद हो जाए। अब 2 नेशन सोल्यूशन ये है कि जिन जिन इलाकों के ऊपर आप लोगों ने कब्जा कर लिया है वो अपना कब्जा कायम रहने दें, और साथ साथ 2 रियासतें भी वजूद में आने दें, एक फ़लस्तीन की रियासत और एक इसराइल की रियासत। आज की इस वीडियो में हमने सरजमीन फ़लस्तीन पर जारी खलिश को तारीखी एतबार से जानने की कोशिश की। अपनी अगली वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब्राहम अकॉर्ड जो कि 13 अगस्त 2020 को हुआ है, इसके क्या असरात पूरे रीजन के अंदर होते हैं। इस वीडियो के इख्तिताम पर 2 सवालात आप लोगों के लिए। एक तो अपनी वीडियो में मैंने बताने की कोशिश की है कि अरब कंट्रीज कितने हैं। एक तो ये बताना है कि इस पूरे रीजन के अंदर, अफ्रीका के अंदर और एशिया के अंदर, मिडिल ईस्ट में और गल्फ कंट्रीज को मिलाकर कुल कितने अरब कंट्रीज हैं। और दूसरी आपने ये बात बतानी है कि मैकमोहन हुसैन जो क्रॉसपोंडेंस हैं उसमें कितने लेटर्स थे जो दोनों लोगों की तरफ से एक्सचेंज किए गए। अपनी अगली वीडियो को लेकर इंशाअल्लाह जल्दी आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। खुदा हाफिज।